नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 53 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि उन सेटों को आपको देखना है और देखना भी चाहिए, क्योंकि रेलवे के अंदर उनमें से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। रेलवे में घुमा फिरा कर क्वेश्चन तो यही आने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप यदि आप पिछले वाले पेपर की बात करें, एनटीपीसी की बात कर लो या फिर आप ग्रुप डी की बात कर लो, तो दोनों के अंदर आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, कोई ज्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं मिलेंगे। तो आपको जो पुराने पेपर है, सबसे पहले यदि आप वो भी कर लेते हो ना, तो आप काफी क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो यहाँ पर जो पेपर हमने कराए हैं वो पूरे की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी। और जो आज का पेपर है वो सेट नंबर 54 हो चुका है, और जो कि 1 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था। और यहाँ पर आपसे जो एक सवाल पहला पूछा गया था, वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन ओपन, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको मिल रही है टेक्स्ट बुक रेलवे 2500 क्वेश्चंस की ये ई बुक। इसके साथ फ्री बंडल पैक के तहत आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। मॉक टेस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप डेली रेलवे एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी B2 तक एक मॉक टेस्ट लगा के अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। कौन सा टॉपिक आपका वीक है उसको आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट जो मेन भूमिका अदा करता है उसको भी यहाँ पर आप लेवल अप कर सकते हो टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट से, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। अभी ऑफर के तहत आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। इस कूपन कोड से आपके यहाँ पर 120 रुपए का डिस्काउंट होने के बाद इस डील को आप 280 रुपए में ग्रैब कर सकते हो। तो ये कूपन कोड लगाना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। सवाल नंबर 4 था पेपर के अंदर। ये पूछा गया था कि 37 मीटर और 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क के अंदर की ओर एक रास्ता बना है जो कि 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। यानी क्षेत्रफल दे दिया है उस रास्ते का 570 है। तो रास्ते की चौड़ाई पूछी है। देखो, जैसे कभी आप पार्क में गए होंगे, एक आयताकार पार्क है, तो आयताकार पार्क के अंदर क्या है कि एक रास्ता बना होता है वॉकिंग वगैरह के लिए। चारों मेर पार्क के अंदर की तरफ एक रास्ता बना होता है, ठीक है, एक रास्ता बना होता है। अब हमें क्या दिया गया है, इसकी लंबाई तो 37 दे दी है और इसकी चौड़ाई आपको 30 दे दी गई है। अब क्या है कि जो मैं देखो ये छायाकृत भाग बना रहा हूं, छायाकृत जो भाग बना रहा हूं उसकी मेरे को है ना क्षेत्रफल दे दिया है। कितना है उसका क्षेत्रफल, कितना दे दिया है, इसका क्षेत्रफल आपको 540 मीटर स्क्वायर दे दिया है, ये दे दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि इस जो ये रास्ता बनाया है चारों तरफ, इसकी चौड़ाई बतानी है। इधर भी चौड़ाई बराबर रहने वाली है और यहां बात करें तो इधर भी बराबर रहने वाली, यानी इधर भी x है मान लिया मैंने, और यहां पर भी वो चौड़ाई x ही होगी, इस प्रकार से मान लिया। यानी रास्ते की चौड़ाई क्या है, x मान ली है हमने। तो आप इसको कैसे करोगे, ये x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरे वर्त जो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप करोगे 37 इंटू 30 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे, बाहर वाले आयत का आपके पास आ जाएगा। कितना आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर, ये 1110 इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अंदर वाले जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल यदि आप निकालते हो तो कितना आ जाता है, इसमें से आप क्या करोगे, रास्ते का क्षेत्रफल घटा दोगे। रास्ते का क्षेत्रफल 570 है, उसको यदि मैं घटाता हूं, 500 कितना है, 70 है। 570 को यदि आप घटाओगे तो ये 540 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल आ चुका है हमारे पास 540 मीटर स्क्वायर। अब देखो हम एक तरीके से और अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो मेरी पूरी भुजा कितनी है, 37 है, तो इधर भी ये चौड़ाई कितनी होगी, x होगी, और इधर भी रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी, ठीक है, इधर भी x हो जाएगी। तो यदि मेरे को अंदर वाले आयत की भुजा देखनी है कितनी होगी, तो मैं कह सकता हूं 37 के में से 2x घटा दूं, 2x घटा दूं तो ये मेरी अंदर वाले आयत की लंबाई आ चुकी है। इसी तरीके से अंदर वाले आयत की चौड़ाई भी निकाल सकता हूं मैं। 30 में से 2x घटा दूंगा तो ये मेरी अंदर वाले आयत की चौड़ाई आ चुकी है। तो अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं अंदर वाले आयत का। कैसे निकालोगे, 37 माइनस 2x करा, ठीक है, इंटू 30 माइनस 2x करा,
ये आ चुका है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया है और ये आपको पता है 540 है, ये भी हमने निकाल लिया कि ये 540 के बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, अब आप ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन से मान रखना है आपको। जब आप ऑप्शन 1 रखोगे तो x का मान यदि 15 रखते हो तो 2x का मान 30 हो जाएगा। 30 आप यदि इसके अंदर रखते हो तो यहां से आएगा 7 आएगा, और यहां से कितना आएगा, यदि यहां 30 रखते हो तो 30 में से 30 ये करोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक कट हो चुका है। हमारा कितना आना चाहिए इनको सॉल्व करने पर, 540 आना चाहिए, जबकि मान आया 0 तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। जब ऑप्शन 2 की बात करते हैं, हम ऑप्शन 2 की बात कर रहे हैं, तो 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 घटाना पड़ेगा, यानी पहली 27 हो जाएगी, और इसमें 5 रखोगे तो 2x का मान 10 हो जाएगा, 30 में से 10 घटाओगे तो दूसरा 20 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पर 540 आ रहा है, तो 540 यहां पर भी और 540 ही आना चाहिए था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहां से 2 हो गया। इस प्रकार से आप ये सवाल चेक करोगे। सवाल नंबर 5, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब हमें क्या करना है, इसमें से ये घटाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट को छोड़ दो, 160 में से केवल 32 घटाओ, तो ऐसे मान लो कि 160 में से मेरे को 30 घटाने हैं। 30 घटाओगे तो कितना आता है, या फिर आप नॉर्मली घटा लो, 30 घटाओगे तो 130 हो जाएगा। 2 और घटाने हैं क्योंकि 2 हमने कम घटाए हैं, तो 2 और घटाओगे तो मान कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। जब अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि किस में 128 है, तो चेक करते तो सभी ऑप्शनों में 128 दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट के बाद वैल्यू दी गई है उसको और घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद में 342 दे रखा है ऊपर, और नीचे 124 दे रखा है, इनको घटा दो। अब बाकी को तो हमने कर लिया है सॉल्व, केवल इनको और सॉल्व कर लो। इनको घटाओगे तो यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 3 है तो 1 आ जाएगा, और यहां पर 2 आ जाएगा, तो ये 0.218 आ जाएगा। तो 0.218 कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नहीं तो आप क्या है कि केवल ये पॉइंट पीछे वाला भी यदि घटाते ना तो भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि सब में आगे वाला तो सेम ही आ रहा है। तो आप यदि एक बार ऑप्शन पे निगाह मार लो और उसके बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करो तो वो काफी आसान हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुना है, यानी कि माँ की आयु उसकी 4 गुना है। इस प्रकार से कि नरेंद्र की आयु यदि 1 है तो उसकी माँ की आयु कितनी है, 4 गुना है। तो ये तो वर्तमान की आयु बता रहा होगा वो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले की यहां बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पहले कि उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुना है। कितनी है, 6 गुना, यानी कि उसकी 1 है तो ये 6 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष पहले ये रेशियो हो चुका है। अब यदि यहां अंतर देखते हैं तो 2 का आता है, और इधर देखते हैं तो 0 का अंतर आता है। तो हमें अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का अंतर 5 है और इनके बीच का अंतर 3 है। 3 से क्या करोगे, आप ऊपर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे, और इस ऊपर वाले 5 से नीचे दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 से जब मैं इसको करता हूं 6 को, तो मेरा आ जाता है 18 आ जाता है, यहां 3 आ जाएगा, 18:3 हो चुका है। इसी प्रकार 5 से करोगे तो ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। अब अंतर देखो समान हो चुका है, कितना हो चुका है, यहां पर भी 2 का अंतर है और यहां पर भी 2 का अंतर है। अब हमें कितने का दिया है, वर्तमान में से 4, यानी कि 4 वर्ष। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 वर्ष हो चुकी है। इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ता है, 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 1 की वैल्यू आती है, अब हम किसी की भी निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो वर्तमान में कितना है, अब अनुपात 20 और 5 है। 1 की वैल्यू 2 है, तो आप इसको यदि 20 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी ये तो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी 10 हो जाएगी। तो अब उनकी अनुपात, उनकी आयु कितनी थी वर्तमान में, यानी कि 40 थी 1 की तो, और 1 की 10 थी। तो आपको देखो ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 14, 2 की पावर 2 दे रखी है, 2 की, और फिर 3 की पावर 1 दे रखी है, 5 की पावर 2 दे रखी है, 7 की पावर 1 दे रखी है। कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो 50 से तो विभाजित होते हैं लेकिन 100 से विभाजित नहीं होते हैं,
ठीक है, इस प्रकार से निकालना है हमें। सबसे पहली बात तो ये कितने नंबर ऑफ गुणनखंड है, यदि ये पूछ लिया जाता इसकी कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ गुणनखंड, ये पूछ लिया जाता तो आप क्या करते। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं कि कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो आप क्या करो, जितनी भी पावर दे रखी है आप उनको एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 की पावर 2 दे रखी है तो हम कहेंगे 3 एक बढ़ाने पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 1 दे रखी है तो हम कर देंगे 2। इसी प्रकार से 5 की पावर 2 दे रखी है तो 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगी। 7 की पावर 1 दे रखी है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगी। इनको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। 3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा और 9 को 4 से करोगे तो 36 आ जाएगा। यानी टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 36 आ जाएगा। यदि आपसे टोटल गुणनखंड पूछते हैं तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि 50 से विभाजित है, ठीक है, तो हम सबसे पहले 50 से विभाजित होने वाले गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालोगे आप 50 से, तो 50 का आप इसके अंदर भाग दे दो। सबसे पहले 50 का भाग दे दो, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार से आपके पास संख्या है। आप जब 50 का भाग दोगे इसके अंदर तो कहने का मतलब है 50 का मतलब होता है कि 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर इंटू 2 इस प्रकार से होता है। यानी इस 5 के स्क्वायर से ये 5 का स्क्वायर कट जाएगा और यहां पर 2 की पावर 1 कह सकते हैं हम, तो 1 पावर से ये कट चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, हमारे पास ऊपर बच चुका है 2 बचा है, एक तो 3 की पावर 1 बचा है और यहाँ पर 7 की पावर भी 1, यानी सबकी पावर हमारे पास अब 1-1 बची है। इनको यदि आप निकालोगे कितने गुणनखंड है तो ये हमारे पास 50 से विभाजित होने वाले गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। तो 2 की पावर यदि 1 दे रखी है तो हम 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि 50 से विभाजित होते हैं। यानी जिस भी संख्या से विभाजित गुणनखंड पूछा जाए आप उसका भाग दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, 100 से विभाजित गुणनखंड की संख्या निकालेंगे कितनी होगी। तो इसी को इसमें हम देखते हैं कि 100 से कितने गुणनखंड विभाजित हो सकते हैं, ये देखते हैं। अब इसको 100 से आप भाग दे दीजिए। 100 का मतलब क्या है कि 25 आएगा और 4 होगा, यानी मैं 100 के टुकड़े करता हूं तो कितने आ जाएंगे, 25 इंटू 4, 25 को ये लिख देंगे और 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 इस प्रकार से। तो यहां पर 5 की पावर 2 से ये पूरा कट गया और इससे ये कट चुका है। बचा कितना, अब 3 की पावर 1 बचा और 7 की पावर 1 बचा। तो हम यहां कह सकते हैं कितने गुणनखंड होंगे, 1 है इसकी पावर तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 की पावर भी 1 है तो उसको भी बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारे 4 गुणनखंड आ चुके हैं। तो अब हमसे देखो 100 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने हैं, 4 है। 50 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने हैं, 8 है। हमसे क्या पूछा गया है, ऐसे कितने गुणनखंड है जो 50 से तो विभाजित होते हैं लेकिन 100 से नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, 8 विभाजित होते हैं और 4 100 से होते हैं, इनको यदि घटा देते हैं तो ऐसे गुणनखंड की संख्या आ जाएगी जो कि 100 से विभाजित नहीं होते हैं तो लेकिन 50 से होते हैं। तो ऐसे गुणनखंड हमारे कितने आ जाएंगे, 4 गुणनखंड ऐसे आ जाएंगे जो 50 से तो विभाजित होते हैं लेकिन 100 से नहीं होते, क्योंकि 50 से विभाजित होने वाले गुणनखंड की संख्या 8 थी और 100 से विभाजित होने वाले गुणनखंड की संख्या 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से यदि आप ये घटा देते हो तो बाकी बचे हुए ऐसे गुणनखंड है जो 100 से विभाजित नहीं है। 100 से विभाजित हो रहा है वो 50 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये सवाल। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 आ चुका है। तो यहां इस सवाल में आपने क्या सीखा, यानी कि पूछा जाए 50 से विभाजित किसी भी संख्या से विभाजित होने वाले गुणनखंड की संख्या पूछी जाए तो हम उसका उसमें भाग दे देंगे। कटने के बाद जो संख्याएं बची है उनको फिर हम उनकी पावर को एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतने गुणनखंड आएंगे। इस प्रकार से निकालोगे आप। तो सवाल नंबर अब 15 है हमारे पास, तीनों भिन्नों का योग बताना है। ये तो आप आसानी से कर लोगे, 3/4। तो एलसीएम लोगे तो नीचे 12 आ जाएगा, 3 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, 3 4 16 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 9 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा 25, ऊपर 29 आ चुका है और नीचे 12 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल 16 में क्या दिया गया, इसका मान निकालना है। 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9/3 आ जाएगा
अब यहाँ पर इन दोनों का योग 9 आ चुका है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 आ जाएगा। यहाँ घटाओ, इनको भाग दोगे तो 3 माइनस 45 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं -42 हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 के अंदर क्या दिया गया है, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है और 20% की फिर छूट देता है अंकित मूल्य पर, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो तीन संख्याएं, एक तो क्रय मूल्य हो गया, एक अंकित मूल्य हो गया और एक विक्रय मूल्य हो गया। ये तीन मूल्य होते हैं। तो यदि मैं देखो, ये क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का इससे रेशियो आ जाएगा। देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% को हम भिन्न के रूप में 1/5 लिखते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक अधिक है अंकित मूल्य जब क्रय मूल्य 5 है, तो यानी कि 5 पर एक अधिक, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो हम कह सकते हैं यदि अंकित मूल्य 5 है तो एक की छूट दे रहा है वो, यानी कि 5 अंकित मूल्य है तो एक की छूट, यानी कि विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये दो अलग अलग रेशियो है, इनको एक रेशियो में यदि हमें चेंज करना है, एक रेशियो में चेंज करना है, तो हम देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लो और ये एक रेशियो में आ जाएंगे आपके पास। तो इनको करोगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा 6 को 5 से, और यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब हमारे पास एक रेशियो आ चुका है तीनों का मिलाकर। तो अब आप देखो कि लाभ और हानि पूछा है कि कितना, तो यहां पर हम देखते हैं विक्रय मूल्य 24 है, क्रय मूल्य 25 है, तो एक का अंतर है। ये किस पर है, 25 पर है, एक की हानि, यानी कि एक कम हुआ है, 25 से 24 हुआ तो एक की हानि हुई है, मैंने माइनस लगा दिया इसलिए। और ये हानि किस पर हुई है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 25 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4% हानि हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसको 4% की हानि हुई है, क्योंकि हमारा माइनस आया, यहाँ पर वैल्यू क्या है, कम हुई है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, देखो 100%, यदि मैं क्रय मूल्य को 100 मानूं तो मेरा अंकित मूल्य 20 बढ़ाकर 120 हो जाएगा। और फिर इस पर 80% की वो छूट दे रहा है। 80% की छूट का मतलब कि अब जो हमारी वैल्यू है वो 120 की 80, यदि आप 100 में से कम कर दो, नहीं 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 100 में से 20 कम कर दोगे तो 80, यानी कि उसका विक्रय मूल्य आ गया है 80%। तो 120 का आप यदि 120 का 80% निकालते हो तो कितना आ जाता है, ये कटता है आपका 6 बार और ये कटता है आपका 5 बार। 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5 और 5 छिक, 5 एकम 5 और 5 छिक 30, 16 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 96 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य उसका कितना आ चुका है, 96 आ चुका है। तो देखो, क्रय मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 96 है, अंतर कितने का हो चुका है, 4 -4 का अंतर हो चुका है, क्योंकि कम हुआ है इसलिए -4। तो -4/100 करोगे तो ये आ चुका है आपका, और इंटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज हानि आ चुकी है आपकी, कितनी आएगी, यहां से भी परसेंटेज हानि आपकी 4% ही आएगी। तो हम कह सकते हैं 4% की हानि हुई है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। सवाल नंबर 21 में क्या कहा गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए हैं और वह विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा है। यानी जिसको 37 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, टोटल 100 में से अब यदि 37 घटाते हो तो दूसरे को 63 मिले होंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इनका यदि आप अंतर निकालते हो तो 40 में से यदि 60 घटाते हो तो 20, और इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो ये 26% का इनके बीच में अंतर है। और आपको अंतर कितना दे रखा है, 5,20,000 का अंतर दे रखा है कि एक बंदा दूसरे बंदे से इतने वोटों से हार जाता है, ठीक है, तो उनका अंतर दे रखा है। तो ये अंतर हमारे पास परसेंटेज में 26% आ चुका है और एक्चुअल में 5,20,000 है। तो यहां से कुल मतों की संख्या पूछी गई है कि दोनों
उम्मीदवारों को डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल 100% मत डाले गए थे, तो 1% की वैल्यू हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 26 का भाग 52 में देते हो तो 2 बार जाता है और पीछे 4 जीरो आ जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमारे पास 1% की वैल्यू 20,000 आ चुकी है। अब हमें टोटल मत यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम यहाँ पर। आपके पास कितनी है, 4 जीरो, तो पहले से 2 और बढ़ा दो, यानी कि इस प्रकार से। अब हमारे कुल मत कितने थे, 20 लाख थे, 20 लाख। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दिया गया है, बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले वर्त पर स्थित है। यानी कि हमारे पास एक वर्त है जिसका केंद्र ओ है, इस पर 3 बिंदु है इस प्रकार से। अब हमें दिया गया है कोण ए सी बी का मान इतना है, यानी ए ये हो गया, सी यदि मैं यहां मानूं और बी यहां मानूं, तो देखो इसका मान आपको दे रखा है, ठीक है। इसका मान आपको कितना दे रखा है, कोण सी का मान आपको 47.5 डिग्री दे रखा है, ये कोण सी का मान दे रखा है, ठीक है। लघु वर्तखंड ए बी इस पर बने, यानी कि ये लघु वर्तखंड हो गया और इस पर बना कोण इतना हो गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है बना कोण इतना है, तो ए ओ बी का मान बताना है हमको। सिंपल ए ओ बी कोण का मान बताना है, यानी इस कोण का मान बताना है। तो हम कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण, देखो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये कोण यदि मैं x मानता हूं तो x मेरा डबल हो जाएगा किसका, जो कोण C है, या कह सकते हैं कोण ACB का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को आप इससे डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 47 को यदि आप डबल करते हो तो आपका हो जाता है 94, ये 95 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा यहां से। क्वेश्चन 24, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना दे रखा है, आपको इतना दे रखा है, और उनमें से 3 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 41 दे रखा है आपको। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत पूछा गया है, ठीक है। यानी कि हमें 3 छात्रों का कितना दे, टोटल देखो 5 छात्र है, 3 छात्रों का कितना दे रखा है, 41 दे रखा है, और 2 छात्रों का हमें निकालना है, और दोनों का कितना मिलाकर, दोनों यानी पांचों का कितना दे रखा है आपको, 39.20 इस प्रकार से दे रखा है। अब 41 जिनका आया है तो वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ये कह सकते हैं हम, या इस प्रकार से लिखोगे 3 लोग हैं। और इसी प्रकार से x जिनका हमको निकालना है, बचे हुए लोग कितने, 2 लोग हैं, और पांचों का 39.20 है। तो जब आप 41 में से 39.20 घटाते हो तो कितना आता है आपका, ये आपका आ जाता है ये आपका आ जाता है 1.8 आ जाता है, 1.8 आ जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हमारी 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1.8 है 2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 का भाग दोगे तो 0.9 आ चुकी है, 0.9 1 की वैल्यू आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं 3 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.7 आ जाएगी। अब देखो ये जो 41 है वो 39 से ज्यादा है, यानी एक संख्या यदि 39 से ज्यादा होगी तो दूसरी संख्या 39 से कम होगी। तो ये यदि 39 से ज्यादा है तो दूसरी संख्या कम होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस 2.7 को इस 39 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा। तो आप घटाओगे तो इसमें से कितना, 2.7 घटाना है 0, यहां पर घटाओगे 5 आ जाएगा, यहां पर 1 3, तो ये 6 और ये 36.50 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारे पास 36.50 आ चुकी है। 2 लोगों का औसत कितना आ चुका है, 36.50 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका हो चुका है 3 हो चुका है। सवाल नंबर 29 की बात करते हैं। इसका मान निकालना है आपको। जब भी ऐसी संख्याओं का मान निकालते हो आप जो अंडूट में दी होती है, तो आप ये करना है आपको सबसे पहला काम कि जो हर के अंदर अंडूट दिया है वो गायब हो जाना चाहिए। ये करना है आपको, चाहे किसी भी तरीके से आपको अंडूट गायब करना है हर से। अब देखो क्या तरीका है, तो हम जो हर में जो संख्या दी गई है उसके विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
√2 - 1 से ऊपर और √2 - 1 से नीचे, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे से गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा अभी देखोगे आप। देखो 4 प्लस √2 आ चुका है ये तो, और ये आपका √2 - 1 आ चुका है, और नीचे की बात करें तो 2 - 1 होगा। ठीक है, तो नीचे तो घटाने पर 1 आ चुका है। अब ऊपर है तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 4 प्लस √2 बच चुका है, और दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1 बच चुका है। अब देखो 4 को अब हमें आपको मल्टीप्लाई करना है इनको, तो किस प्रकार से संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे। पहले इस 4 को इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 को इन दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करोगे आप। 4 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 √2 आ जाएगा। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो -4 आ जाएगा। इसके बाद में अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और इसी प्रकार से √2 को -1 से करोगे तो -√2 आ जाएगा। ये आ चुका है। अब यहाँ पर देखो ये 4 √2 है और ये √2 है, तो घटाओगे तो 3 √2 बच जाएगा इन दोनों में से घटाने पर। इसी प्रकार से -4 में से यदि आप 2 घटाते हो तो 2 बचेगा, और बड़ी संख्या 4 है जो कि माइनस का है, इसलिए माइनस आ चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 √2 - 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 31, यदि आपको x प्लस 1/x बराबर यदि k दिया है तो इसका मान k² - 2 होता है। अब k का मान 2 दे रखा है तो 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 40 में क्या दिया गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलगाड़ी पर खंबे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग पर जो खंबे लगे हुए हैं वो 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंबे को पार कर लेती है। यानी पूछा गया है कि 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो 4 घंटे लेती है, टोटल चलती 4 घंटे चलती है, तो कितने खंभों को पार कर लेगी। अब देखो यदि 2 खंबे हैं उनके बीच की 50 दूरी है, ठीक है, तो एक दूरी कितने खंभों के बीच की है, 2 खंभों के बीच की। इसी प्रकार से 2 दूरी की बात करें तो वो कितने खंभों के बीच की है, 50-50 की 2 दूरी 3 खंभों के बीच की। इसी प्रकार से 3 दूरी होती 50-50 की तो वो कितने खंभों के बीच की होती, तो दूरी से एक ज्यादा खंभे हो रहे हैं। देखो जब दूरी 1 थी तो 2 खंभे थे, 2 खंभों के बीच की है। यदि दूरी 2 थी तो वो 3 खंभे, यानी दूरी 2 है तो उससे एक ज्यादा खंभों की संख्या आ चुकी है। इसी प्रकार दूरी यदि 3 है तो खंभों की संख्या 4 हो चुकी है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल चुकी है कि खंभों की संख्या हमेशा दूरी से एक ज्यादा होगी। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में ध्यान रखनी है कि खंभों की संख्या दूरी से हमेशा एक ज्यादा होगी। अब हम सवाल को सरल करते हैं, कुल टोटल दूरी निकाल लेते हैं। पहले तो रेलगाड़ी कितनी चलती है, तो कुल टोटल दूरी क्या आ जाती है, रेलगाड़ी 45 की चाल से 4 घंटे चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यदि मैं इसको मेरे को दूरी खंभों के बीच में किस में दी गई है, मीटर में, तो मेरे को इसको मीटर में चेंज कर लेता हूं। यदि आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो 3 जीरो पीछे और लग जाएगी, ठीक है। तो टोटल दूरी हमारी इतनी हो चुकी है। अब देखो 2 खंबे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं, टोटल दूरी इतनी है, तो हम खंभों की संख्या निकाल सकते हैं कि यदि नंबर ऑफ खंभों की संख्या हमारी n है तो टोटल दूरी में से हम 50 डिवाइड करेंगे, तो ये हम टोटल दूरी है हमारी। और इसमें आप 50 का जब भाग दोगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। अब इसमें आप 5 का भाग दोगे तो 5 दिए होता है 15, 5 6 30 हो जाएगा और 2 जीरो पीछे आ जाएगी। यानी टोटल जो दूरी है हमारी, नंबर ऑफ 50-50 की दूरी की बात करें तो वो 3600 दूरियां है टोटल। यानी एक दूरी हमने मान ली है कि 50 मीटर की है, तो 50 मीटर की ऐसी 3600 दूरियां हो चुकी है। तो खंभों की संख्या एक ज्यादा होगी, तो खंभों की संख्या की बात करें, खंभों की संख्या क्या होगी, n+1 हो जाएगी, दूरी से एक ज्यादा, ठीक है। यानी 3600 + 1 यानी कि 3601 इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सवाल नंबर
43। एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है? 390। अब देखो मेरे को 20% दे रखा है, मैं इसको भिन्न में 1/5 होता है मान, यानी कि 5 क्रय मूल्य था, 1 का लाभ हुआ और कितने का विक्रय मूल्य हो चुका है जुड़कर? 5 और 1 जुड़कर 6 हो गया है। अब 6 की वैल्यू आपको 390 दे रखी है, तो आपकी 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपकी आ जाएगी 6 और 5 65 आ जाएगी। 65 को जब आप 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 5 25, 2 आई हासिल और 30 करोगे तो 32 आ जाएगा। 325 आ चुका है हमारा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 44 की। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि की 8/5 हो जाती है? अब नीचे वाली जो होती है वो हमारी मूल राशि, ठीक है, और ऊपर वाली क्या होती है? बाद में जो हुआ। और हमें किस पे दिया गया है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया गया है, यानी जो ब्याज बन रहा है वो साधारण ब्याज पर बन रहा है और हमें दर निकालनी है। तो हम कह सकते हैं देखो कि 5 वर्ष में राशि 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? 8 हो गई है। यानी पहले मूलधन 5 था, अब मिश्र धन बढ़कर 8 हो गया है। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ? ब्याज कितना हो गया है? 3 है। यानी 5 थी मूलधन, 3 ब्याज आया और बढ़कर राशि 8 हो गई है। कितने साल में आया है 3 ब्याज? जो 3 ब्याज आया वो 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज आप 5 से भाग दे दो तो ये 3/5 ही रह जाएगा। यानी 3/5 जो ब्याज है वो कितने साल का है? 3/5 ब्याज 1 वर्ष का है, क्योंकि 3 ब्याज 5 साल का था, 5 से भाग दे दिया तो 1 साल का ब्याज कितना आ चुका है? 3/5 आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? दर प्रतिशत निकालनी है, यानी कि ब्याज कितना परसेंट है मूलधन का, ये निकालना है। कि देखो हमारा ब्याज था इतना, और यदि किसका? मूलधन का, इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम सरल करके लिखते हैं, तो ये देखो 3/5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं कह दूं कि 1 मान लिया। अब जब ये उल्टा होगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ऊपर 1 लिख दो आप और इंटू 100 है। अब देखो ये हो चुका है आपका, ऊपर तो 300 बन चुके हैं, नीचे 25 बन चुके हैं। 25 से यदि आप काटते हो, 25 नीचे 25 बन चुके हैं, 25 से देखो 2 जीरो को काटेंगे 100 के बराबर होता है, तो ये 4 आ जाएगा आपका। आगे कितना है? 3, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्वेश्चन 47। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। हम जानते हैं देखो, यदि दो गोलों की रेडियस R1 और R2 है, ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक का कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है गोलों का? 4 पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से आप जब आयतन निकालते हो तो कितना होता है? 4/3 पाई R1 का क्यूब और यहाँ 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब देखो ये तो हमारी कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ क्योंकि दोनों साइड बराबर बराबर है, ये तो कांस्टेंट राशि है, ठीक है। अब हमें देखो देखने पर क्या लग रहा है, यदि त्रिज्या R1 है तो त्रिज्या यदि R1 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्या है कि R1 त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है और आयतन जो है वो त्रिज्या की पावर 3 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से है। अब हमें क्या दे रखा है? देखो इसको मैं अब तो हटा देता हूं, एक इस वाले को हटा देता हूं, ठीक। अब देखो क्या दे रखा है आपको, किसका अनुपात दे रखा है? क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कि 1:4 दे रखा है। अब देखो यदि ये स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालते हो तो 1 का तो 1 ही आता है, 4 का यदि आप वर्गमूल निकालते हो तो कितना आ जाता है? ये आपके पास 2 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी त्रिज्या का अनुपात था वो 1:2 है। इसी प्रकार से तो फिर हमारे पास आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आयतन में R की पावर 3 हो जाती है,
यदि अब इसकी पावर 3 करो, आप 1 की पावर 3 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। यदि आयतन का अनुपात 1:8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, एक। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो 4 में उल्टा दे रखा है उन्होंने, पहले दूसरे वाले का दे रखा है फिर पहले वाले का दे रखा है। जब से हमको पूछा किस प्रकार गया है कि पहले दूसरे का अनुपात 1:4 है, तो इसी रेशियो में हमको बताना है कि 1:8। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 नहीं हुआ है। सवाल नंबर 48 की बात करें, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता है और अमित है जो 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर, नहीं, दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये तो पूछा गया है। टोटल काम हमने एलसीएम करके निकाल लिया है, तो यहां से ये 6 आ जाएगा और यहां से ये 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप भाग दे दो, 10 का भाग 60 में दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ चुका है। इसी प्रकार से 12 का भाग 60 में दोगे तो कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं टोटल इफिशियंसी, यानी टोटल वो कितना बनाते हैं एक दिन के अंदर, 11 यूनिट बनाते हैं। टोटल 60 यूनिट उनको बनानी है, एक दिन में 11 बनाते हैं, तो समय हो जाएगा ये कि टोटल वर्क अपॉन उनकी इफिशियंसी। ठीक है, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 सही 5/11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 49, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अनुमान कोण 45 है। देखो मीनार ये है और इससे 45 डिग्री के कोण पर अवनमन कहे या उन्नयन कहे, आपको जब तक नहीं ध्यान रखना है जब तक वो कि दोनों नहीं दिए हो। ठीक है, इस प्रकार से ये हो चुका है। अवनमन कोण कितना हो चुका है, एक ही बात है अवनमन और उन्नयन कोणों की। वो ऐसी जगह पर दिक्कत आती है जहां पर आपको उन्नयन और अवनमन दोनों एक साथ देते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो चुका है। अब देखो मीनार की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 150। अब हम जानते हैं कि यदि ये कोण 45 का है तो ये कोण भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण तो 90 का है। इस प्रकार से अब देखो 45 के सामने वाली भुजाएं 1:1 के अनुपात में होती है, तो ये भुजा 1 के अनुपात में, ये भी 1 के अनुपात में। 1 की वैल्यू आपको 150 दे रखी है, तो ये भी आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 150 आ जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 150 हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 50, जॉन, जानी और जनार्दन खेत में कार्य कर रहे हैं। ये 6 दिन में कर लेता है, ये 12 दिन में कर लेता है और ये 24 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल इनका वर्क हो चुका है, 24 हो चुका है एलसीएम लेने पर। अब जब 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 का इसके अंदर भाग दोगे तो यहां से इफिशियंसी इसकी आ जाएगी 4, यानी ये एक दिन में 4 काम करता है। इसकी भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा ये आपका 1 आ जाएगा, यानी ये एक दिन में 1 काम करता है। इस प्रकार से अब पूछा है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, ये 7 यूनिट बनाते हैं। और 24 बनानी है एक दिन में, तो ये 7 बनाते हैं। तो समय आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, 7 से आप दोगे तो 3 सही 3/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 45 75 इस प्रकार से आपको रेशियो दिए गए और पूछा है कि मिश्र अनुपात क्या होगा, कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो इस प्रकार से इन संख्याओं को लिख लो, 45 75 3:5, सभी संख्याओं को इस प्रकार से लिख लो। 51:68 लिख लो, इसी प्रकार से 256:81 इस प्रकार से लिख लिए। अब आप है ना क्या करो, इधर दी हुई अनुपात के उन संख्याओं को दूसरी तरफ आप काट सकते हो। जैसे देखो मैं काटता हूं, ये कटेगी 5 से 3 बार, 15 से 3 बार और ये 15 से 5 बार कट गई है। इसी प्रकार से ये 17 से 3 बार और ये 17 से 4 बार कट गई है। अब देखो 1 3 2 3 और 3 3 तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 27 से 81 को यदि मैं काटता हूं तो 3 बार कट जाएगी, ये कट गया। अब इस 4 से आप इस 256 को काटोगे तो ये आपका 64 बार कट जाएगा, 64 बार कट जाएगा।
तो इधर तो मेरा 64 बचा है और इधर 5 5 3 बचा है। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो कितना अनुपात आ चुका है? इधर तो कुल मिलाकर आपके पास आ जाएगा 64 आ चुका है। इधर आप मल्टीप्लाई करोगे सबको, 5 को 5 से करोगे 25 और 3 है 75। तो अब आपका कंपाउंड रेशियो कितना आ चुका है? 64:75 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 59। 59 में क्या करोगे? आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़े से और सरल कर लेते हैं, यानी उनको और ज्यादा तोड़ लेते हैं। जब आप 12 को तोड़ोगे तो 3 और 4 में टूट जाएगा। 15 को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? ये 3 और 5 में टूटेगा। इस प्रकार से तो पहली संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 का स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 5 1 है। इस प्रकार से लिख लिया है। अब 15 को यहां पर तोड़ोगे तो ये टूटेगा 3 और 5 के अंदर, और 21 को तोड़ोगे तो 3 और 7 के अंदर टूटेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दूसरी जो संख्या है 3 का स्क्वायर, 5 और 7, ये लिख लिया है। तीसरे को तोड़ोगे तो ये 3 और 7 के अंदर टूटेगा और ये टूट जाएगा आपका 4 इंटू 3 के अंदर। यहां से हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 7। अब देखो कि हमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम कॉमन पार्ट लेते हैं जो तीनों के अंदर कॉमन आता है। 3 का स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी 3 का स्क्वायर कॉमन आ चुका है एक तो। अब 2 का स्क्वायर यहां पर है लेकिन 2 यहां पर नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आया। 5 यहां पर है, बाकी इसमें भी है मगर इसके अंदर नहीं है इसलिए 5 कॉमन नहीं आया। 7 इन दो में है लेकिन पहली वाली में नहीं है इसलिए नहीं आया। तो बस इतना ही कॉमन आएगा। तो ये इसको 3 का स्क्वायर है तो ये 9 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 60 की बात करो तो देखो अंडरूट 2916 की वैल्यू आपको 54 दे रखी है, ठीक है। अब देखो पहले अंडरूट की वैल्यू भी 54 होगी, यदि मैं पॉइंटों की बात नहीं करूं तो सबकी वैल्यू 24 54 54 होगी। अब केवल खेल है पॉइंट का। अंडरूट के अंदर यदि पॉइंट 2 स्थान के बाद है तो बाहर आएगा तो केवल 1 स्थान के बाद रह जाएगा। तो जब पहली संख्या की बात करते हैं तो पॉइंट केवल 1 स्थान के बाद रह जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो कितने 4 के बाद है तो 2 स्थानों के बाद रह जाएगा, यानी कि आधा कर देंगे। यदि 4 स्थान के बाद है तो 2 स्थान के बाद रह जाएगा। 6 स्थान के बाद है तो 6 का आधा 3 कर देंगे तो 2 स्थानों के बाद रहेगा। पॉइंट की देखो वैल्यू चेंज नहीं, तो पॉइंट हम एक ही जगह रखते हैं तो कितने 2 स्थानों के बाद, तो ये हो गया 54। इस प्रकार से 54 हमारी संख्या थी, पीछे से 2 स्थानों के बाद लगा दिया है। अब देखो इसका मान कितना आएगा? 54 तो है ही है। अब टोटल 6 स्थानों के बाद दशमलव है, बाहर आएगी तो 3 स्थानों के बाद आ जाएगी। तो यहां दशमलव तो यही रहनी है, 0 5 4 इस प्रकार से लिखोगे। अब संख्या 8 के बाद है तो 54, 2 संख्या है तो ये हो गई, 2 जीरो और लगानी पड़ेगी। 4 के बाद होगी तो यहां 0 आएगी, यहां 0 आएगी, 5 और ये 4 हो जाएगा। अब सभी संख्याओं को जोड़ते हो तो यहां तो 4 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, यहां पर भी 9 आएगा, यहां पर भी 9 आएगा और यहां पर 5 आएगा। तो 5.9994 ये किसके अंदर दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 64। एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो आपको चक्रीय चतुर्भुज की एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा सामने के कोण होते हैं वो उनका योग 180 के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मेरा यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो मैं कहूंगा ये और इस कोण का योग 180 के बराबर होगा, इसी प्रकार इस और इस कोण का योग 180 के बराबर होगा। इस प्रकार से तो हम बना लेते हैं एक सबसे पहले चतुर्भुज इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये हमारा हो चुका है चक्रीय चतुर्भुज। अब वो कह रहा है एबीसी, ए बी सी की बात करते हैं, ये एबीसी हो गया। ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब यानी कि सारे के सारे कोण इसके अंदर कितने के हो जाएंगे? 60-60 के हो जाएंगे। इस प्रकार से हो चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है सी डी ए, सी डी ए ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, तो इसका मान कैसे निकालोगे? हमें पता है यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये कोण 60 है तो दोनों कोणों का योग B प्लस डी कोण का योग कितना होगा? 180 होगा। एक कोण का योग यदि आपको 60 दे रखा है
तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 60 है, 60 रखोगे आप तो डी की वैल्यू 180 आ जाएगी। डी की वैल्यू आपको पूछी गई है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 67, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, तो दोनों मिलकर सिंपल सा सवाल है, एक 30 में करता है एक 20 में करता है, टोटल काम कितना हो चुका है, 60 ले लो, 20 का यदि आप भाग देते हो तो कितना आ जाता है, यहां से ये 3 यूनिट आ जाता है और ये आपका 2 यूनिट आ जाता है। दोनों यदि 60 काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, हम कहेंगे टोटल काम हमारा 60 है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो भाग दोगे तो 12 दिन में वो दोनों कर लेंगे उस काम को कंप्लीट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 71 में देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, ए अनुपात बी बराबर आपको 3:4 दे रखा है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यदि देखो ऊपर भी ए और बी में दे रखा है और नीचे भी उन्हीं में दे रखा है, ए और बी दोनों में दे रखा है, तो आप सिंपल वैल्यू रख सकते हो, ए की वैल्यू आप 3 मान सकते हो, बी की वैल्यू 4 मानकर इसके अंदर रख सकते हो, मगर कंडीशन ये है कि ऊपर भी ए और बी दोनों दिए होने चाहिए और नीचे भी दोनों दिए होने चाहिए, और जो भी दिया है उनकी पावर सेम होनी चाहिए, यानी ए की पावर यहां पर 1 है, बी की पावर भी 1 है, यानी सबकी पावर सेम सेम है, इसलिए हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब मान रखोगे, ए का मान कितना रखोगे, 3 रख दो, इसी प्रकार से बी का मान कितना 4 रखोगे, तो ये 3 इंटू 4 कर दो। ठीक है, नीचे क्या करोगे, 7 इंटू 3 कर दिया है, इसी प्रकार से 2 इंटू 4 कर दोगे। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 15 आ जाएगा माइनस 12 होगा, नीचे 21 माइनस आपका 8 आ जाएगा, ऊपर घटाओगे तो 3 आएगा और नीचे घटाओगे तो कितना, नीचे देखो प्लस का साइन है, प्लस आएगा यहाँ पर, तो नीचे 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, 3/29 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 76 में क्या दिया गया आपको, 120 के विषम और सम भाजकों की बात कर लो या गुणनखंड की बात कर लो, एक ही बात है। तो 120 के विषम गुणनखंड बताने और सम गुणनखंड की संख्या बतानी है हमें अलग अलग। अब देखो 120 के सबसे पहले आप टुकड़े कीजिए कि टोटल कितने टुकड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तोड़ो, तो देखो मैं तोड़ने का आपको सिंपल तरीके से तोड़ लेते हैं। चलो आज हम 2 से भाग दोगे तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 का भाग अभी भी जा रहा है 15 आ जाएगा, अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 से तोड़ते हैं, 5 आ गए, और 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये टूट चुके हैं इसके टुकड़े। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 3, 3 इंटू 5 ये हो चुके हैं। ठीक है, ये टोटल हो चुके। तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड पूछते तो हम कितने बताते, हम सबकी पावर एक एक बढ़ाकर उनको मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल गुणनखंड की बात करते तो ये आ जाते मेरे, 2 की पावर कितनी है 3, तो एक ज्यादा कर दो 4, 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं दी तो पावर 1 होती है, 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 की पावर यदि 1 है तो हम कहेंगे 1 ज्यादा 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो चुका है, 4 4 16, यानी टोटल गुणनखंड की संख्या बात करें तो 16 है। अब पूछा है विषम की कितनी होगी। विषम गुणनखंड की जब बात करते हैं तो विषम गुणनखंड की बात करते हैं तो हम देखो इस प्रकार से कहते हैं कि ये दो यदि किसी भी गुणनखंड में आ गया तो वो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। ठीक है, सम हो जाएगी संख्या, तो इस 2 वाले पूरे पार्ट को छोड़ दो आप, बाकी बचे हुए को काउंट करोगे यदि जब भी आप विषम की बात करते हो। तो 3 की पावर 1 है, इस 2 को तो छोड़ रहे हैं चाहे कितनी भी पावर हो इसकी, तो 3 की पावर 1 है तो 1 बढ़ाकर 2 हो जाएगी, और 5 की पावर कितनी है 1 है तो बढ़ाकर 2 हो जाएगी। ये 4 विषम गुणनखंड हो। सम की बात करें तो सम की कैसे निकाल सकते हो आप, सम की कैसे निकाल सकते हो कि हमको क्या करना है, 2 की जो जब भी आप सम की गुणनखंड निकालने हो तो 2 की पावर आप चेंज नहीं करोगे, एक बढ़ाओगे नहीं, बाकियों की बढ़ेगी, बस केवल 2 की पावर जितनी है उतनी लिखनी है। यानी 2 की पावर 3 है तो 3 लिख दो, बाकी जो भी संख्या है उनकी बढ़ा के लिखनी है, जो विषम संख्याएं होगी। सम तो केवल 2 ही होगा, बाकी तो सारी विषम संख्याएं होगी। तो 3 की पावर कितनी है 1 बढ़ाकर लिखोगी तो 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है तो
बढ़ाकर लिखोगे तो इतना हो जाएगा। अब इनको आपस में यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 12 आ जाता है। तो विषम गुणनखंड हमारे 4 आ चुके हैं, सम गुणनखंड 12 आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड 60 आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका देखो 2 हो चुका है, आपसे पूछा गया है विषम और सम गुणनखंड। क्वेश्चन 77, बिग मार्ट कार्ड से, यानी एक मार्ट कार्ड है या कार्ड की बात कर लो, से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, तो बताना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले तो देखो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि कितना परसेंट अधिक है। तो क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य और नीचे कर देते हैं अंकित मूल्य। तो ये किस प्रकार से निकालते हैं यदि हमें छूट और लाभ या हानि दिया होता है। तो देखो 100 में क्या करोगे आप, छूट घटा दोगे तो ये मेरा क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, और 100 में यदि आप लाभ जोड़ दोगे तो ये मेरा अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 100 में से छूट घटाओ, 100 में से 5 घटाओगे तो कितना 95 आ चुका है। इसी प्रकार लाभ 10 हुआ है तो 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। थोड़ा सा सरल करोगे तो ऊपर 19 आ जाएगा और नीचे 22 आ जाएगा, काटने पर 5 से काट दिया तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो अंकित मूल्य 22 है, क्रय मूल्य 19 है, तो कितना बढ़ाया है, यहां यदि आप देखते हो तो 3 बढ़ाया है। 3 किस पर बढ़ाया है, क्रय मूल्य पर बढ़ाया है, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहने का मतलब है 300/19 हो चुका है। 19 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा और बचेगा कितना, 10 बच जाएगा। अब भाग 19 का भाग आपने दिया तो कितना बचा, 10 नहीं 11 बचेगा। 11 110 बच चुका है। अब 110 में 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार 95 आता है, जाता है 95 आ जाता है। अब 110 में से आप 95 घटाओगे तो 15 बच जाता है, तो 15/19 आ जाएगा। 15 में 19 का भाग नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 15 सही 15/19 हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। क्वेश्चन 79, देखो पहले इस ब्रैकेट को यदि आप सोल्व करते हो तो 8 और 3 को जोड़ लो, ये 11 हो जाएंगे, और 11 में से यदि 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 5 आ चुका है। अब हमारे पास इसका मान 5 आ चुका है, यहाँ पर 4 है, बाहर -5 दे रखा है आपको। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इस ब्रैकेट का मान यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये आपके पास -1 मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है माइनस का। अब देखो बाहर क्या बचा, ये 20 बचा, यहाँ माइनस बचा है, और अंदर क्या बचा है 15 माइनस, फिर -1 बचा है। तो बाहर और यहाँ पर माइनस माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 15 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 + 1 कितना होता है, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 15 + 1 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और बाहर आपको क्या दिया है, माइनस दिया गया है, तो 20 माइनस ये 16 हो जाएगा। अब 16 में से आप 20 में से 16 घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 85, देखो क्वेश्चन नंबर 85 शुरू करने से पहले एक चीज समझिए आप, कि दो चीजें होती है, अंतःवर्त और बाह्यवर्त। क्या होता है, एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंदर यदि अंदर वर्त है तो इसको हम अंतःवर्त कहते हैं, और यदि बाहर की ओर वर्त है, इन तीनों शीर्षों से मिलते हुए वर्त है, तो हम कहेंगे ये बहिर्वर्त है। ठीक है, बाह्यवर्त है। ये तो हो गया अंतःवर्त और ये बाह्यवर्त हो गया। अब देखो यदि त्रिभुज की भुजा ए दे रखी है आपको, इस त्रिभुज की भुजा ए दे रखी है, यदि ये समबाहु त्रिभुज है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या और बाह्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। बाह्यवर्त की त्रिज्या होती है a/√3 और अंतःवर्त की त्रिज्या होती है a/2√3, ये होती है। अंतःवर्त की तो होती है a/2√3 और बाह्यवर्त की होती है a/√3, ये होती है त्रिज्याएं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वर्त खींचा गया है और उसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया हमारा एक समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर वो कह रहा है एक वर्त खींचा गया है, वर्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और इसके अंदर
एक वर्ग खींचा गया है। क्या खींचा गया है? एक वर्ग खींचा गया है। इस प्रकार से एक वर्ग हो गया। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखो, यदि इस त्रिभुज की भुजा ए दे रखी है तो प्रत्येक भुजा ए होगी। तो यदि एक भुजा ए है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास? इस वर्त की रेडियस, अंतःवर्त है तो अंतःवर्त की रेडियस हम कह सकते हैं ए बटे 2√3 होगी। ये हो जाएगी। यदि इतनी वैल्यू रेडियस होती है, क्योंकि ये केंद्र हो गया इस वर्त का, ए बटे 2√3 है, तो पूरे को मिला देंगे तो ये व्यास बच जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा? इससे डबल हो जाएगा। तो व्यास की वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? हम कह सकते हैं व्यास हमारा हो जाएगा ए, और 2 से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बटे √3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरी रेडियस थी। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 से 2 कट जाएगा। मान कितना आ जाएगा? ए बटे √3। ये मेरी क्या आ चुका है? पूरा व्यास। और व्यास ही जो अंदर वर्ग बना है उसका विकर्ण है। यानी हमें हमारे पास अब वर्ग के विकर्ण की वैल्यू आ चुकी है, ए बटे √3 आ चुकी है। ए बटे √3 आपके पास वर्ग के विकर्ण की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें ये भुजा पता है कि भुजा बराबर, यदि विकर्ण दिया होता है तो भुजा निकालनी होती है वर्ग की। तो किस प्रकार से हम क्या करते हैं? विकर्ण को √2 से भाग दे देते तो ये हमारी भुजा आ जाती है। इस प्रकार से अब तो विकर्ण हमको कितना दिया है? ए बटे √3 दे रखा है। तो आप इसको √2 से और भाग दे दोगे। इस प्रकार से भाग दे दिया गया है। ए बटे √3 हमारा विकर्ण था और इसको क्या करना है? भुजा निकाल लिए तो √2 से और भाग दे दिया है। ठीक है, तो ये आ गए। तो हम कह सकते हैं हमारी एक भुजा वर्ग की कितनी आ चुकी है? √ में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये √6 हो जाएगा। यानी एक भुजा मेरी कितनी आ चुकी है इस वर्ग की? ए बटे √6 आ चुकी है। तो वर्ग का हमको क्षेत्रफल पूछा गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। तो देखो, एक भुजा ए √6 है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 बार लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा। तो ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर और नीचे 2 बार √ दे रखा है तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये क्षेत्रफल आ चुका है ए स्क्वायर बटे 6, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते 1 बटे 6 ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमने क्या है? एक्स की जगह ए मान लिया। उसने त्रिभुज की भुजा एक्स दी थी, हमने ए मान लिया, इसलिए हमारा आंसर ए में आया, यहाँ पर एक्स में है। ठीक है। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री को दर्शाता है। तो ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है आपको। क्या प्रश्न पूछा गया है? देखो, किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम है? देखो, दो कंपनियां, नीले से दिखाई गई कंपनी ए है और लाल लाइन से जो दिखा रखी है वो कंपनी बी है। अब इनके द्वारा जो बिक्री की गई है वो दिखा रखी है इन्होंने। किसके अंदर बिक्री दिखा रखी है आपको? जैसे कंपनी ए 2000 के अंदर 20 की बिक्री करती है और बी करती है 40 की बिक्री। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20 करोगे तो अंतर 20 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 60 और 40 दे रखा है तो ये अंतर कितना आ जाएगा? ये भी 20 आ जाएगा। तो सबसे अंतर कम कहाँ आएगा? जहां पर ये दोनों बिंदु है, जो ग्राफ के बिंदु जिस साल में सबसे पास में होंगे। तो यहां देखो 2006 की बात करते हैं तो दोनों बिंदु मिल रहे हैं, यानी कि दोनों का बिक्री 30-30 है। तो ये घटाओगे 30 में से 30 तो यहां पर क्या है? इनका अंतर 0 आएगा। तो सबसे कम कहां पर आएगा? 2006 में आएगा। और सबसे अधिक यदि पूछता तो जहां इनके बीच में अंतर सबसे अधिक दिखाई दे रहा है आपको, या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। इन दोनों सालों में होगा, 2000 और 2001 के अंदर। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। निम्न पाई चार्ट में एक विद्युत बल्ब को बेचने में हुए विभिन्न खर्चों को प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है चार्ट में। जैसे मार्केटिंग में जो खर्चा हुआ है वो 20% है, कॉपीराइट पे जो खर्चा हुआ है वो 15% है। इसी प्रकार से ग्लास पर और मेल्टिंग पर, मोल्डिंग पर, पैकेजिंग पर इस प्रकार से दिया गया आपको। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है? यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में इतना
भुगतान करना पड़ता है, इतना खर्च करना पड़ता है। तो कॉपीराइट पर कितना खर्च करना पड़ता है ये पूछ रहा है वो। यानी कि देखो सबसे पहले अनुपात में हम देखते हैं मोल्डिंग, ये नीले वाला भाग है जो मोल्डिंग का है, और कॉपीराइट की बात करते हैं तो ये लाल वाला भाग है जो कॉपीराइट का है। तो मोल्डिंग की बात करते हैं और दूसरी कॉपीराइट की बात करते हैं। मोल्डिंग आपका 20% है, कॉपीराइट आपका 15% है। तो 20 की वैल्यू, अब आपको देखो मोल्डिंग की टोटल लागत आपको 28,400 दे रखी है, यानी 20 की वैल्यू आपको 28,400 दे रखी है। तो एक की वैल्यू आप यदि निकालते हो तो यहां से कितनी आ जाएगी आपकी, एक की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आ जाएगी, ये 1420, यानी 1420 आ चुकी है। 1420 को अब आप क्या करो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कॉपीराइट पे जो खर्चा पूछा है वो आ जाएगा। यानी 1420 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो तो आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करा तो 3 आ जाएगा, 15 को 4 से किया तो 60 और 3 63, 6 आ गया, और 15 और 6 21 हो जाएगा। यानी कि कॉपीराइट पर जो खर्च हुआ है वो 21,300 रुपए खर्च हुए, 21,300 ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। सवाल नंबर 97 और आज का 97, और शायद तक ये आज का हमारा लास्ट सवाल है कि 97, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। माँ की आयु वर्तमान में कितनी है, पुत्री की 3 गुना है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात करते हैं तो कितनी है, उसकी आयु पुत्री की आयु की 4 गुना है, यानी 5 वर्ष पहले उनका अनुपात 4:1 है। अब इनका अंतर देखो क्या बराबर है, यहां पर तो 1 आ रहा है मगर यहां पर 0 आ रहा है, तो अंतर बराबर करोगे, यहां पर अंतर आपको 2 दिखाई दे रहा है और यहां पर 3 दिखाई दे रहा है। तो आप नीचे तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऊपर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे मान को, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, 8:2 आ जाएगा, और 3 से करोगे तो 9:3 आ जाएगा। यानी इस 3 को इससे भी करोगे और इस 1 से भी करोगे। अब अंतर चेक करो आप, यहां पर भी 1 का दिखाई दे रहा है और यहां पर भी आपको 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो 1 की वैल्यू, अंतर बराबर आ चुका है, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 5 वर्ष। 1 की वैल्यू क्या, क्योंकि अंतर जो दे रखा है 5 सालों का है, ये वर्तमान का है, ये 5 साल पहले का है, और अंतर अनुपात में 1 आ रहा है, वैसे 5 वर्ष का है। तो 1 की वैल्यू 5 हो गई है। पुत्री की वर्तमान आयु यदि पूछी गई है तो 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। माता की यदि पूछते तो 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 15 आपका, ये आ जाएगा आपका 45। यदि 5 साल पहले की आयु पूछते तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, और इसी प्रकार माता की 5 साल की पूछते तो आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 40 आ जाता, ये आपका 10 आ जाता। तो हमारे पास यदि 1 की वैल्यू आ जाती है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा आंसर कितना पूछा गया है, पुत्री की वर्तमान उम्र पूछी गई है जो कि 15 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये हो चुका है। एक सवाल और है, सवाल नंबर 100, इसके अंदर क्या दिया गया है, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। संख्याओं को आरोही क्रम में अब आप व्यवस्थित कीजिए। आपके पास 5 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले देखो कुछ संख्याओं में माइनस दिया गया है, तो सबसे पहले किस किस में माइनस है, 1 में दिया गया है और 4 में दिया गया है। तो जिस संख्याओं में माइनस होता है उसमें हम बड़ी संख्या को, ये आरोही क्रम में बढ़ती हुई संख्याएं लिखनी है, ठीक है। पहले सबसे छोटी, उसके बाद में उससे बड़े, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से लिखना है। तो जब भी माइनस की बात आती है तो माइनस की सबसे छोटी होती है, और माइनस में भी कौन सी सबसे छोटी होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी होगी वो माइनस में सबसे छोटी होती है, उल्टा हो जाता है माइनस में। तो माइनस की संख्याएं 2 है हमारे पास, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी -0.96, क्योंकि ये बड़ी है, जो सबसे छोटी होगी। फिर आएगी -6.4, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद की बात करें कौन सी होगी आपकी, अब प्लस में है तो प्लस में सबसे छोटी ये है, ये लिख दो। फिर ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर 1 था, फिर 4 आया, फिर 3 आया, उसके बाद में 5 आया, और फिर 2 आ गए। इस प्रकार से ऑप्शन है। अब ये देख लो किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, 1, 4, 3,
5 2 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है आज का कंप्लीट। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई सवाल समझ नहीं आया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ।